नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सही और गलत का फैसला आखिर करते कैसे हैं? क्या ये कोई अंदर की आवाज़ है या कुछ ऐसा जो हम वक्त के साथ सीखते हैं? आज हम इसी मज़ेदार सफ़र को समझेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्टेजेस के जरिए। तो चलिए इसे समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे सही गलत के पैमाने को सीधी चुनौती देगे। कहानी कुछ यूं है। यूरोप में एक महिला एक खास तरह के कैंसर से अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि एक दवा शायद उसकी जान बचा सकती है, लेकिन उस दवा को बनाने वाला जो फार्मासिस्ट था वो उसकी लागत से 10 गुना ज्यादा कीमत मांग रहा था। अब महिला का पति हाइंज अपने हर जानने वाले के पास गया, लेकिन फिर भी दवा की सिर्फ आधी कीमत ही जमा कर पाया। उसने फार्मासिस्ट से मिन्नत की कि भाई मेरी पत्नी मर रही है, दवा सस्ती दे दो या बाद में पैसे ले लेना। लेकिन फार्मासिस्ट ने साफ साफ कह दिया नहीं। तो अब सवाल यह है कि हाइंस को क्या करना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्यों? क्या उसे दवा चुरा लेनी चाहिए? इस पर एक पल के लिए जरा सोचिए। अब देखिए, साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोहलबर्ग के लिए जवाब हाँ या ना में था ही नहीं। उनके लिए जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी वो थी क्यों। मतलब वो ये समझना चाहते थे कि हम अपने फैसलों के पीछे आखिर तर्क क्या देते हैं। इसी चीज को कहते हैं मॉरल रीजनिंग, यानी सही और गलत के बीच चुनाव करने के पीछे की हमारी सोच। कोहलबर्ग की दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि हाइंस को चोरी करनी चाहिए या नहीं, बल्कि इसमें थी कि लोग अपने जवाब को सही साबित करने के लिए क्या दलीलें देते हैं। कोहलबर्ग का मानना था कि हमारा ये नैतिक तर्क यानी मॉरल रीजनिंग वक्त के साथ कुछ तयशुदा स्टेजेस में विकसित होता है, और इसे समझने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा मैप, एक फ्रेमवर्क तैयार किया। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कोहलबर्ग ने बताया कि हमारा नैतिक विकास 3 अलग अलग लेवल से गुजरता है, बिल्कुल एक सीढ़ी चढ़ने की तरह। इन लेवल्स के नाम हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। और ये लेवल्स अक्सर उम्र से जुड़े होते हैं। जैसे 4 से 10 साल तक प्री कन्वेंशनल, फिर 10 से 13 साल तक कन्वेंशनल, और 13 साल के बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल देखने को मिलता है। तो इन लेवल्स का हमारे फैसलों पर आखिर असर क्या पड़ता है, आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। छोटे बच्चों में अक्सर यही देखा जाता है। यहां पर सही गलत का फैसला बाहरी चीजों मतलब नतीजों पर टिका होता है। स्टेज 1 में सारा जोर सजा से बचने पर होता है, और स्टेज 2 में खुद के फायदे पर कि भाई इसमें मेरे लिए क्या है। तो इस लेवल पे सोचने वाला कोई कहेगा हाइंस को दवा नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसे जेल हो जाएगी। देखिए, यहां फैसला पूरी तरह से सजा के डर पर टिका हुआ है। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां हम समाज के नियमों और कानूनों के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। स्टेज 3 में हम एक अच्छे इंसान की तरह दिखना चाहते हैं, ये सोचकर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और स्टेज 4 में कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर होता है कि नियम क्या कहते हैं। इस लेवल का तर्क कुछ ऐसा होगा, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है। अगर सब लोग ऐसे ही कानून तोड़ने लगे तो समाज कैसे चलेगा। यहां फोकस साफ तौर पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर है। और आखिर में आता है सबसे ऊंचा लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां इंसान समाज के नियमों से भी ऊपर उठकर अपने खुद के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सोचता है। स्टेज 5 में सवाल उठता है, क्या ये कानून सबकी भलाई के लिए है। और स्टेज 6 में व्यक्ति अपने ज़मीर और सार्वभौमिक सिद्धांतों से पूछता है, न्याय क्या है। इस लेवल पर सोचने वाला शायद ये कहेगा, हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि किसी की जान बचाना किसी की संपत्ति के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा और बुनियादी मूल्य है। आप देख सकते हैं, यहां फैसला व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित है जो कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या कोहलबर्ग की ये थियरी पूरी कहानी बताती है? कुछ आलोचकों का मानना है कि इसमें एक बहुत जरूरी नजरिया शायद छूट गया, और वो है जेंडर का। मनोवैज्ञानिक कैरल गिलेगन ने कोहलबर्ग की थियरी में एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा किया। उनकी ये थियरी पूरी तरह से सिर्फ मेल सब्जेक्ट्स पर की गई रिसर्च पर आधारित थी। गिलेगन का तर्क था कि इससे एक जेंडर बायस यानी लैंगिक पक्षपात पैदा होता है जो न्याय पर आधारित मोरालिटी को ज्यादा महत्व देता है और देखभाल और रिश्तों पर आधारित मोरालिटी को नजरअंदाज कर देता है, जिसे अक्सर महिलाएं प्राथमिकता देती हैं। तो इन सभी स्तरों और आलोचनाओं के बाद सवाल उठता है कि ये नैतिक विकास का नक्शा मायने क्यों रखता है।
देखिए, इस फ्रेमवर्क का मकसद लोगों को सही या गलत के खांचों में बांटना नहीं है। इसका असली मकसद सिर्फ ये समझना है कि हमारी मॉरल रीजनिंग कैसे वक्त के साथ विकसित हो सकती है और क्यों एक ही मुश्किल सिचुएशन पर अलग-अलग लोग इतने अलग तरीकों से सोच सकते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई कानून अन्यायपूर्ण है, तो क्या नैतिक विकास के ऊंचे स्तर पर मौजूद व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो उसे तोड़े? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।